हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो यूएनजीए का जो एनुअल सेशन होता है वो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इस वक्त वहाँ की जनरल असेंबली में चल रहा है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो वहाँ पे अपने अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारी नज़र जो है एज ए पाकिस्तानी या एज ए हिंदुस्तानी, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर ज़्यादा रहती है कि जी पाकिस्तान के अगर प्राइम मिनिस्टर गए हैं या फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, वो क्या बोलेंगे? इसकी वजह क्या है? इस हवाले से बात होगी और क्यों ये कोई ट्रेंड चेंज हो सकता है या इसी तरीके से रहेगा? यही कल भी मुझे कोई बता रहा था कि यार स्पीच वही थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चेंज थे। लास्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब थे, उससे पहले इमरान खान साहब थे, बल्कि लास्ट ईयर तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पे गए थे। लेकिन स्पीच वही की वही रहती है, कोई खास तब्दीली उसमें नहीं नजर आती है हमें। इस हवाले से बात करेंगे। फिर कनाडा एंड इंडिया के दरमियान, या अभी जो भारत कहा जाता है, उसके दरमियान जो टेंशन है वो किस लेवल की है और मजीद उसमें कोई कमी आएगी या बढ़ सकती है? फिर बाकी दुनिया के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात पे कोई असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? इसको समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद है, यकीनन हमारी खुशकिस्मती है कि सीनियर एनालिस्ट भी है और फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर अशोक सजनार साहब। अशोक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you very much. Pleasure to be here with you. Thank you. सर, एक तो ये बताइएगा कि यूएनजीए में हर दफा हम लोग जाते हैं, यकीनन हिंदुस्तान भी जाते हैं, पूरी दुनिया जाती है, लेकिन तकरीर मुझे तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो सेम तकरीर लगती है। आपको पता नहीं लगती है कि चेंज लगती है? वही बात इस दफा अफगानिस्तान का जिक्र इस दफा कुछ ज्यादा हुआ। वैसे कश्मीर हमारा मेन एजेंडा रहता है। कोई फायदा हो रहा है पाकिस्तान को? एज एम्बेसडर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एज इंडियन आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। कोई फायदा नजर आ रहा है आपको कि ये पाकिस्तान बार बार मुद्दे को लेके जाता है इस फोरम के ऊपर? देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने शो पर इनवाइट किया है। देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था, जो जो अगर आप एक काम करते हैं और वही काम दोहराते रहते हैं और आप रिजल्ट समझते हैं जो दोबारा दूसरा होगा, तो देन यू मस्ट बी इनसेन। ओह तो माय वही गॉड। हाल मैं देख रहा हूं, जो अगर पाकिस्तान ने अब कितने पिछले 50-70 साल से वो कश्मीर का बिल्कुल। जो मसला है उसको उठा रहा है, यूएन में उठा रहा है, और तो कोई है नहीं देश जो कि अब मेरे ख्याल से द होल वर्ल्ड हैज मूव फॉरवर्ड। या और वो अगर चाहते हैं, देखते हैं जो भाई अगर हम इसको दोहराते रहेंगे तो कोई इसका नतीजा दूसरा निकलेगा, तो वो होने वाला नहीं है, भारत की तरफ से तो होने वाला नहीं है। या मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान ये करता है शायद अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए करता है, जो भाई हम जाएं और यूनाइटेड नेशंस में, हालांकि आर्टिकल 370 2019 में जब उसको हटाया गया, जी तब भी बहुत इसके बारे में बात की गई, पूरी दुनिया को, सभी से जो बड़े बड़े मुल्क थे उनके साथ बात की गई, जो आप इसको ये मुद्दा जी उठाइए, किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो आई जी थिंक पाकिस्तान शुड टेक अ लेसन, अगर तो उसका ऑब्जेक्टिव है जो भाई हम कुछ इसके ऊपर सकारात्मक चीज करें, कुछ ऐसी बात करें, तब तो दूसरी बात है। अगर डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये बताना है जो भाई देखिए हम गए वहां पर, यूएन जनरल असेंबली का इतना बड़ा महत्वपूर्ण ये वाला इंपॉर्टेंट बिल्कुल। मंच है, प्लेटफॉर्म है, वहां पर हमने कश्मीर के बारे में मुद्दा उठाया। आपको याद है 2019 में ये 5 अगस्त को हुआ था, जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था। इमरान खान जी गए थे वहां पर सितंबर के उसमें, जी सितंबर में उन्होंने कितना अपना जो नॉर्मल होता है 10-12-14 मिनट का होता है भाषण, है इतना जी बताया जाता है, सभी देशों के जो राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, इतना वो 1 घंटे तक बोलते रहे। इट वॉज टोटली डिसजॉइंटेड, क्या जिसे सॉरी टू से दैट, पर जिसे कहा जाता है रैंट, यू नो इट वाज अ रैंट, जो बस अपना जो दिल में आया, दिमाग में आया, वो बोलते गए। और क्या फायदा हुआ उससे? कोई फायदा नहीं हुआ। जी। और आगे भी चलते हुए अभी आप देखिए, कश्मीर का मुद्दा आप उठा रहे हैं, कश्मीर में G20 की मीटिंग हुई, सारे कितने वो लोग आए बिल्कुल। वहां पर, कश्मीर में जो बहुत सारे ऐसे देश हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रहा है फखर साहब। बिल्कुल। और तो एग्जैक्ट। कोई चाहे वो पूरी दुनिया के और देश हो या हमारे
जो मुसलमान भाई लोग हैं उनके वाले देश हों, कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा है। तो आपको भी ये देखना होगा, आई थिंक यू शुड सी द राइटिंग ऑन द वॉल, जो क्या है, हालात बहुत बदल चुके हैं। इसको इससे अब आगे निकलिए और फिर कैसे दोनों देश मिलकर काम कर या सकते हैं। बट दिस इज योर, आपका अंदरूनी मामला है, आप देखते हैं कैसे उसको किया जा सकता है। परंतु कश्मीर को बार बार उठाना, भारत तो पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है। हम्म भारत तो हम्म, आपने देखा होगा हमारी जी स्टेटमेंट में, क्योंकि दुनिया में और बहुत सारे जी मसले हैं, बहुत सारी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, और जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो क्या किया जा बिल्कुल सकता है साथ मिलकर। तो जो भारत की स्टेटमेंट होती है हमेशा उसी के ऊपर होती है, चैलेंज से कैसे निपटा जाए, अपॉर्चुनिटीज का कैसे पूरा फायदा उठाया जाए। बिल्कुल सर बिल्कुल आपने ज़बरदस्त किस्म की बात की और मेरे ख्याल में अब शायद पाकिस्तानी जो जनता है उनको भी ये बात बहुत हद तक समझ आ गई है कि हर साल सितंबर में जब ये सेशन होता है तो मेरे ख्याल अब अगर आप किसी ग्रेड 7 या ग्रेड 8 के बच्चे से भी स्कूल के पूछ लें तो वो भी आपको बता देगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर क्या तकरीर करेंगे। मतलब इस तरह प्रिडिक्टेबल चीजें हो गई हैं। दूसरी चीज सर आपने अरब वर्ल्ड की बात की, बड़ी अहम अरब वर्ल्ड जो भी हम कहें, लेकिन अरब वर्ल्ड्स के सामने या सऊदी अरेबिया यूएई के सामने हम चू नहीं करते, हम बड़े बादब होके खड़े हो जाते हैं और यकीनन हमें सुनना भी होता है वो हर तरीके से, क्योंकि फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करते हैं और जो भी चीजें होती हैं तो उनके बगैर हमारी नहीं चलती। सब सही, जो बात क्लियर बात। सर आपको लगता है कि अभी सऊदी अरेबिया यूएई जब ये चीज साइड पे उन्होंने कर दी है तो पाकिस्तान का नैरेटिव बहुत ज्यादा वीक हुआ है और अब पाकिस्तान को शायद ये बात समझ आई है या नहीं आई? थोड़ा सा आपका एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहूंगा सर। देखिए, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। जो अरब वर्ल्ड है वो भी बहुत आगे मूव कर गया है, यस सर। और उन्होंने भी देखा है फायदा है भारत के साथ अपने रिश्तों को कैसे आगे ले जाए। मैं आपको केवल बेशक। दो उदाहरण दूंगा है जिसको इसको इलस्ट्रेट करने के लिए। जब यूएई के पास प्रेसिडेंसी थी ओआईसी की, ओआईसी तो आपका अपना ही ऑर्गेनाइजेशन है, आपका अपना ही प्लेटफॉर्म है जहां आप बात करते हैं। वहां पर उन्होंने जो एमबीजेड, तब वो हुआ करते थे, क्राउन प्रिंस हुआ करते थे, उन्होंने तब इनवाइट किया था हमारे विदेश मंत्री, तब सुषमा स्वराज जी थी जी 2019 में, बिल्कुल और उन्होंने उनको बिल्कुल। इनवाइट किया था, जो आप आइए और जो ओआईसी के सब मेंबरान हैं उनको आप मुखातिब करिए, उनको आप बात करिए, उनसे आप क्या आपका नजरिया है उसके बारे में आप बात करिए। और सुषमा स्वराज वहां गई थी, और बिल्कुल उस समय जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा, उन्होंने ये थ्रेट दिया, जो आप भारत के विदेश मंत्री को नहीं बुलाएंगे, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे, अगर आप बुलाएंगे तो हम उसमें मीटिंग में शिरकत नहीं होंगे। शाह महमूद तो कुरैशी साहब थे सर। हाँ, शाह महमूद कुरैशी, मैं मुझे ऐसा ही याद आ रहा जी है, जी बट आई वाजंट जी जी डेफिनेट, तो इसीलिए मैं। जी जी तो उन्होंने यूएई ने क्या कहा, जो ठीक है आपने नहीं आना है मत आइए, पर हम तो ये बिल्कुल। यस करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। वो तो उन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज सर, किया ऐसा उसमें। ही हो। सुषमा जी गई वहां पर, उन्होंने अपनी तकरीर दी जो उन्होंने कहना था। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, देखिए आजकल के हालात में क्या बदलाव हुआ है। सभी ये जो आए थे सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं एमबीएस, और जो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं एमबीजेड साहब, वो सभी दिल्ली में थे अभी जब 9 और 10 तारीख को यहाँ पर G20 की मीटिंग हुई, बिल्कुल और उसमें सभी का 1-to-1 मीटिंग हुआ। ये सऊदी अरेबिया तो G20 का मेंबर है, परंतु यूएई जो है उसको इनवाइटेड गेस्ट, जैसे बांग्लादेश को बुलाया गया, यूएई को बिल्कुल। बुलाया गया, और बहुत इजिप्ट को बुलाया गया वगैरह, बहुत सारे देशों को अफ्रीका भारत वालों ने, को बुलाएगा। हाँ, बहुत सारे देशों को हमने एज एन इनवाइटेड गेस्ट बुलाया, जो कि मेंबर नहीं है। नाइजीरिया है, और जो है सब डेवलपिंग कंट्रीज के जो हमारे अच्छे सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं, उन सबको बुलाया गया। और उनके साथ हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, जिसे आईमेक कहा जाता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिल्कुल और यहां से जो पहले जिसे कहा जाता है ना ओल्ड स्पाइस रूट, 2000 साल से पहले वो चलता था, भारत से लेकर वहां दुबई जाएगा, वहां से बाय लैंड जाएगा, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, सऊदी अरेबिया से इसराइल के थ्रू होता हुआ जी जॉर्डन, और फिर वहां से यूरोप जाएगा।
तो देखिए इसमें ये वाला एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, इसके इकोनॉमिक बहुत ही बड़े इम्प्लीकेशंस हैं और जियो पॉलिटिकल बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। तो ये सब इन देशों ने देखा, सुना, समझा और ये सभी अमेरिका भी इसके पीछे खड़ा हुआ है। बिल्कुल। वहाँ पर इटली की प्रधानमंत्री थी, फ्रांस के जी, राष्ट्रपति थे, जी, जर्मनी के चांसलर थे, ओलाफ शोल्ज जी। साहब थे। सभी उस मीटिंग में आए जो कि जॉइंटली चेयर की प्रधानमंत्री मोदी ने और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो पूरी दुनिया का नजरिया और जो आबो हवा है वो बदल रही है, वो बदल गई है। तो हुँ, पाकिस्तान जितनी जल्दी समझ जाएगा और जितनी जल्दी अपनी पॉलिसीज को उसके अकॉर्डिंगली ढाल लेगा, वो उसके लिए अपने लिए अच्छा है। अगर हुँ। वो जैसे जैसे वो कहते हैं ना, जो सामने कुछ हो रहा है, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं, जो आप देख नहीं रहे हैं जो क्या हो रहा है, एग्ज़ैक्टली। तो फिर वैसे तो आपका अपना सबसे ज्यादा नुकसान होगा, दुनिया को नुकसान नहीं होगा। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सर, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, लेकिन इसको समझेंगे हम कब, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, पता नहीं कब समझेंगे। सर आते हैं थोड़ा-सा कनाडा की तरफ, G7 का मेंबर है, और मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात नहीं थे या नहीं हैं। बट राइट नाउ जो एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो सर क्या है ये एक्चुअल स्टोरी, वाक़ई ऐसी है जैसे बयान की जा रही है, या इसके पीछे कुछ और है? हमें सामने कुछ और नज़र आ रहा है लेकिन इसके पीछे स्टोरी कुछ और है। क्योंकि आप डिप्लोमेट हैं और यकीनन आपने सारी चीज़ें देखी हुई है, इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया दुनिया भर में आपने। जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, मोदी साहब की तरफ से तो हमने कुछ नहीं सुना, लेकिन यकीनन बागची साहब जो फ़ॉरेन ऑफ़िस के स्पोक्सपर्सन हैं, वो जवाब देते हैं। तो क्या नज़र आ रहा है कि इस इतने खराब हो गए कि प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं कंट्री के, और दूसरी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर, और एक दूसरे को एक्सपेल किया जा रहा है डिप्लोमेट्स। जी, देखिए मेरे ख़्याल से मुझे नहीं मालूम है जो स्टोरी वहाँ पर आपके क्या आ रही है, पाकिस्तान में क्या इसके बारे में जी, बात की जा रही है। पर जिस प्रकार से मैं समझता हूँ और जिस प्रकार से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो हमारे भारत के विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा है, जो जो एक्शन कनाडा के द्वारा लिया गया है फक साहब, दैट इज़ एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड। हुँ, Motivated because of political compulsions of the prime minister. राइट, प्राइम मिनिस्टर के पास, उनके पास एक पार्लियामेंट में हुँ, 157 सीटें हैं। उनकी पार्टी माइनॉरिटी में है। जी, उनको सपोर्ट चाहिए। एक जो पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके प्रेसिडेंट हैं जी, जगमीत सिंह धालीवाल। अब ये जी, धालीवाल खालिस्तान के सपोर्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर हैं। तो इनको क्योंकि सपोर्ट चाहिए जस्टिन ट्रूडो का, तो वो उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, जो आप भारत के विरुद्ध ये करिएगा, ये कहिएगा। ओह! तो इसीलिए ये जो कहा गया है, जो ये मोटिवेटेड है। हमारे विदेश मंत्री ने भी पहले किसी और इसके संदर्भ में कहा था दैट दिस इज वोट बैंक पॉलिटिक्स। उनको वोट्स के लिए हमने देखा है, जब जस्टिन ट्रूडो साहब यहाँ पर आए थे, भारत में आए थे 2018 में, तो जो वो कर रहे थे, जिस प्रकार की वो उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहने थे, ड्रेस पहने थे, उनका बर्ताव था, वो यही था जो जो मेरा वोट बैंक है वापस कनाडा में, उस पर इसका क्या प्रभाव होगा, उसका इसके ऊपर क्या असर होगा। ओह! क्योंकि अगर देखिए इसमें कोई तथ्य होता फक साहब, जी, तो ही वुड हैव प्रोड्यूस सम एविडेंस। अब ये 3 महीने हो गए हैं, एविडेंस उन्होंने एक रत्ती भर की पेश नहीं की है। जी, उन्होंने कहा है दैट देयर आर क्रेडिबल एलिगेशंस। या अब एलिगेशंस कभी क्रेडिबल नहीं होती हैं। बिल्कुल, एलिगेशंस तो आपने बिल्कुल, जो बोल दिया, किसी ने आपको, किसी को पसंद नहीं है उसके बारे में आपने बोल दिया, वो एलिगेशन हो गई। क्रेडिबल तो बिल्कुल, एविडेंस होता है ना, प्रूफ होता है, प्रमाण होता है। जी, वो अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। और यहां तक कि आज तो उनकी अपनी पार्टी के, लिबरल पार्टी के जो प्रीमियर है ब्रिटिश कोलंबिया, जहां पर यह हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ था, जी, उन्होंने कहा जो जब ट्रूडो ने मेरे से बात की, तो उन्होंने वही इंफॉर्मेशन दिया जो कि पब्लिक उसमें डोमेन में अवेलेबल है। उन्होंने मुझे कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दिया।
मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं ये कहने के लिए। और वो ऐसे ही अपना यहाँ पर अब ठीक है, आप कुछ लीक करा दें जो हमारे पास ये इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है वगैरह, अगर है तो आप पेश करिए। या आपने किसी को नहीं पेश किया है, भारत को नहीं पेश किया है। वो आते हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री से कहते हैं, वो उन्होंने बात की है, प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा, जो उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया उनके उसको। देखिए, भारत इस ऐसे कामों में नहीं पड़ता है। ओके भारत तो अपने आप सफर करता है इस चीज से, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हम बिल्कुल सफर करते हैं। तो इसीलिए हम जानते हैं, हम मानते हैं, और भारत तो बहुत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। और देखिए, वहां पर कनाडा में ये हरदीप सिंह निज्जर, मतलब ही इज अ स्मॉल एंटिटी। अगर कुछ करना भी था तो व्हाई गो ऑल दैट वे वहां पर जाकर उसको मारना? मीनिंग व्हाट डू वी अचीव? वो इतना तो बड़ा नहीं था, इट वाज वन ऑफ दीज खालिस्तानी टेररिस्ट, या खालिस्तानी सेपरेटिस्ट वगैरह वगैरह। अब उसको इतना वो मारने की क्या जरूरत नहीं थी। इन एनी केस, भारत तो हमने उसके विरुद्ध सारे जो डॉसियर हैं, उसके विरुद्ध जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमने शेयर किए हैं कनाडा से, होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग जो कनाडा उसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। पर अनफॉर्चुनेटली उनका दे डोंट टेक एक्शन, दे टेक रिफ्यूज बिहाइंड द प्ली, जो भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अरे भाई, या फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे हुई? आप पोस्टर बनाते हो जिसमें हमारे हाई कमिश्नर की तस्वीरें देते हो, जी जिसमें हमारे कॉन्सुल जनरल की तस्वीरें देते हो, और कहते हो इनको हम हम्म, मारेंगे। फिर आप थ्रेटन करते हो, वायलेंस आप थ्रेटन करते हो। आप देखिए, जो एक उन्होंने ब्रैम्पटन में एक जो ऐसा वो निकाला था, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, जी कुछ समय पहले, कुछ सप्ताह पहले, ब्रैम्पटन में उन्होंने एक ऐसा फ्लोट निकाला जी जिसमें कि उन्होंने दिखाया जो इंदिरा गांधी को, हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जी जी उनको वो मार रहे हैं, ये 2-3 सिख वहां पर मार रहे हैं। तो हम्म, ये तो कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हुई ना। या अगर ऐसा ही बिल्कुल सही कोई चाहे, जो भाई हम उसामा बिन लादेन का ऐसा वो बुत वहां पर निकालें जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बिल्कुल बॉम्ब कर रहा है, वुड दैट बी कंसिडर्ड एज फ्रीडम ऑफ स्पीच? ऑफ कोर्स नॉट। सो आई बिल्कुल नहीं थिंक उनकी अपनी जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, जो भाई हमें उनकी वोट चाहिए, तो इसीलिए वो ऐसा एक्शन ले रहे हैं। आई होप उनको भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जल्दी एहसास हो जाता है, हम्म और वो उसके बारे में कुछ ही withdraws his statement and retraces back his steps. I hope so. अच्छा अच्छा एम्बेसडर साहब एक क्योंकि आई फाइव आपस में ये शेयर करते हैं इंटेलिजेंस जी जिसमें जी। यूएस शामिल है हिंदुस्तान के साथ बड़े करीबी उनका ताल्लुक है यूके है ऋषि सुनाक साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया में क्वाड का मेंबर है हिंदुस्तान भी उसका मेंबर है और कनाडा G7 का है तो G7 में इंडिया तो नहीं है लेकिन एज ए G8 8वां मेंबर बनने की काफ़ी तैयारी पक्की है जैसे होने वाला सर क्या देख रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इस पे कोई इम्पैक्ट हो सकता है कनाडा की मैं नहीं बात कर रहा मैं बाकी कंट्रीज की स्पेशली यूएस की मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं समझता हूँ, देखिए, हमारे जो रिश्ते हैं यूएस के साथ, बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही जी प्रगाढ़ हैं। और जी पिछले कुछ 20 साल से तो बड़े तेज हुए हैं, परंतु जब से मोदी साहब आए हैं, उनके जी 3 अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ उनका कंकरेंट वो रहा है, टेन्योर रहा है, और तीनों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, अच्छे रिश्ते रहे हैं, और हमारे जो रिश्ते हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके साथ तो उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। उनके साथ तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज आप हम्म, देखिए, कंफर्ट लेवल देखिए, बहुत ही अच्छा है। और मैं बस 2-3 चीजें बताऊंगा। देखिए, चाहे वो अभी जब G20 में आए यहाँ पर, तो कैसे, कितनी जी आत्मीयता से, कितने अच्छी तरीके से दोनों नेता मिले। वहां से जब लैंड किए, एयरपोर्ट से सीधा वो मोदी साहब के घर गए, और वहां पर उनके साथ 1.5 घंटा बिताया। जब लैंड किए, वो पहले होटल नहीं गए, जी बिल्कुल सीधा एयरपोर्ट से वहां पर गए, उनके घर गए, और वहां पर उनसे बातचीत की, और फिर वहां पर गए। और फिर सभी कुछ पूरे कार्यक्रम में पूरे तरीके से पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। उससे पहले आप देखिए, जो जब मुलाकात हुई मई में G7 की हिरोशिमा में, वहां पर बिल्कुल क्वाड मीटिंग हुई,
कैसी जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, दूर से वो देखते थे एक दूसरे को, जैसे बिल्कुल, वो ग्रीट करते थे। या उससे पहले G20 में वहां पर बाली में, फिर उससे पहले आप लगा लीजिएगा G7 इटली में, COP26 ग्लासगो में, जहां भी आप देखिए इन दोनों की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ही अच्छा उनका रिलेशनशिप है। ये राष्ट्रपति जो बाइडेन है जिन्होंने एज अ स्टेट गेस्ट प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया अभी जून के बिल्कुल, महीने जी, में। बिल्कुल, इट इज द थर्ड स्टेट विजिट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उनका जो 3 साल 3.5 साल हुए हैं उसमें इनका केवल तीसरा स्टेट विजिट है ये, हुँ, जिसमें उन्होंने मोदी साहब को बुलाया। जी, और फिर कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया टू एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस। एंड दिस, ठीक है, इंडियन लीडर में ही इज द ओनली वन to have been invited to address this US कांग्रेस twice। पर अगर वर्ल्ड लीडर्स में भी आप फखर साहब देखें तो आप पाएंगे जो केवल 2-3 ऐसे लोग हैं, विंस्टन चर्चिल हैं, नेल्सन मंडेला हैं, जी, और एक दो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं जिनको बुलाया गया है मोर देन वंस। हुँ, सो प्रधानमंत्री मोदी को ये वाला ऑनर दिया गया। तो बिल्कुल, मैं ये कहूंगा जो हमारे जो रिलेशंस हैं बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे ओके, ही आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी, जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो वो जब बिल्कुल, एड्रेस कर रहे थे डायस्पोरा को, तो वहां के प्रधानमंत्री जो हैं एंथनी अल्बनीसे, जी, उन्होंने क्या कहकर उनको इंट्रोड्यूस किया था, दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। या सो वो भी या बहुत, उनके जो संबंध हैं अच्छे हैं। और ऋषि सुनक के साथ तो अच्छे हैं क्योंकि ये तीनों आपने बताए, तीनों जी, इसमें। और देखिए ये खालिस्तान का जो इशू है ये वहां भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, बिल्कुल, ये यूके में भी है। एग्ज़ैक्टली, हमने दोनों से बहुत जोर से इस मुद्दे को उठाया है। दोनों प्रधानमंत्री ने इन ओपन फोरम उन्होंने कहा है दैट स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स ऑफ दीज क्राइम्स। जो भी वो उसको आपके टेम्पल्स को वो करते हैं, डिफाइल हुँ, करते हैं या हुँ, ग्राफिटी पेंट करते हैं वगैरह वगैरह, उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। दे हैव नॉट टेकन फक्र साहब रिफ्यूज बिहाइंड द प्ली, जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ जी, एक्सप्रेशन है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे। और प्रधानमंत्री अल्बनीसे ने दिल्ली में भी कहा और वहां पर सिडनी में भी कहा जब प्रधानमंत्री मोदी थे। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जो जी, संबंध इन सभी के साथ बड़े अच्छे हैं, और इन सभी से जब पूछा गया है उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन को जल्दी कंप्लीट या करिए। देखिए 3 महीने हो गए हैं, ना तो आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है, ना यस, आपने कोई चार्जशीट बनाई है, ना बिल्कुल, आपने किसी को अरेस्ट किया है, जी, और आप पार्लियामेंट में जाकर बोलते हैं दैट इंडिया इज इन्वॉल्व्ड एंड वी या हैव क्रेडिबल एलिगेशंस। तो मतलब ये तो एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल भी, दिस इज नॉट बिलीवेबल एट ऑल, दिस इज नॉट क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी एट ऑल। तो राइट, इसीलिए यहाँ पर जो है इनको सोचना पड़ेगा, जो उनकी अपनी हुँ, क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल से कनाडा की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। बिल्कुल, और वो अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, जल्दी खत्म करना एग्ज़ैक्टली, चाहिए। एब्सोल्युटली, और वो कहते हैं हमको इंडिया शुड टेक इट सीरियसली, इंडिया शुड कोऑपरेट। इंडिया क्या कोऑपरेट करे? ये जी, कत्ल हुआ है वहां पर कनाडा में हुआ है, वी हैव या नो इंफॉर्मेशन, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड अस विद एनी इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर हम आपको कुछ बता पाए। बिल्कुल और खाली एलिगेशंस लगाना मेरे ख़्याल में किसी सूरत भी और किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, बड़ा कंट्री हो या छोटा हो मेरे ख़्याल में वो उसको फिर प्रूव करना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया कि आई-5 के ये है 5 आइज़ के ये मेंबर्स हैं, आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो यकीनन उन कंट्रीज़ के हिंदुस्तान के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और वो भी यही पूछेंगे कि ये ख़राब नहीं होने चाहिए और अगर ये चीज़ है, तो इसको क्लियर किया जाए और इसको सामने लेके आ जाए। जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा कि आप कोई प्रूफ़ दे दें, हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। वैसे तो मैं एम्बेसडर साहब न्यू दिल्ली में बैठे हों या मुंबई में बैठे हो या लंदन में बैठे हों, मैं कोई एलिगेशन लगा लेता हूँ
और फिर बैठ जाता हूँ इस्लामाबाद से कि एम्बेसडर साहब ने ये किया, तो ये तो बात नहीं होती। कंट्री टू कंट्री तो इससे भी बड़ी बात होती है, बड़े लेवल की बातें होती है। खैर जी, एनीवे, जी। देखते हैं कि ऊंट किस करवट लेटता है, बाकी कंट्रीज क्या करती है, और कनाडा के ऊपर कितना प्रेशर आता है इस चीज का, ये मेरे ख्याल आने वाले दिनों में हमें अंदाजा हो जाएगा और पता भी चल जाएगा। एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इन व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू ऑलवेज़ सर, अ बहुत प्लेज़र। शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।